हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। और हम लोग बात कर रहे थे भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल में अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं हिमालय के बारे में, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, और साथ ही साथ जो आखिरी कक्षा में हमने बात करी थी वो बात करी थी भारत के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। आज जिस लेक्चर पे आज हम पहुंच चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं तटीय मैदानों की। इंग्लिश में कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स। अब तट और प्लेन ये दोनों क्या होता है, ये पहले ये समझेंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे कि भारत में कहां कहां पे आपको कोस्टल प्लेन देखने को मिलते हैं, इनको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, और भी जो इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दो शब्द आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं, एक तो कोस्टल है और दूसरा है प्लेन। कोस्टल जो है इसे हिंदी में कहा जाता है तटीय। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है तटीय। और प्लेन्स को कहा जाता है मैदान। क्या कहा जाता है? मैदान। सबसे पहले बात समझो कि तट किसे कहोगे, कोस्टल एरिया का क्या मतलब होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कि भाई मानते हैं कि भाई भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है आपको। ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। प्रायद्वीपीय हिस्से में यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे आपको कुछ घाट देखने को मिलते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था इन्हें पश्चिमी घाट। और यहां पे आपको पूर्वी घाट देखने को मिलता है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। यह है आपका अरब सागर। क्या है ये? अरब सागर या अरेबियन सी से कहा जाता है। और वहीं पे इस तरफ अगर आप देखो तो यहां पे आपको पूर्व की ओर देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये हिस्सा है। अच्छा, ये जो पश्चिमी घाट है या ये इधर पूर्वी जो घाट है, इनकी ऊंचाई ज्यादा है। भाई है तो ये पर्वतीय, और पर्वतों की परिभाषा ये होती है कि सराउंडिंग एरिया से, आसपास के इलाके से क्या होने चाहिए? ऊंचे होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जब भी बारिश होती होगी तो बारिश के समय में बहुत सारी टेम्पररी नदियां यहाँ से निकलती होंगी, या मैं यूं भी कह दूं अगर ऊंचाई पे है तो नदियां यहाँ से निकलती होंगी। नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों से निकल के जब नीचे आती हैं तो अपने साथ क्या लेके आएंगी? बहुत सारे, तो मैं कह सकता हूँ साहब बहुत सारे क्या लेके आएंगी? अवसाद लेके आएंगी, सेडिमेंट्स लेके आएंगी। नदियां ऊंचाई से गिर रही हैं और अपने साथ क्या लेके आ रही है? बहुत सारे अवसाद लेके आ रही हैं। अब इस बात को इस तरीके से समझिए कि यहां से नदी आई और अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आ गई। लेकिन जैसे ही नदी जो पर्वत है उसके पदीय क्षेत्र पे पहुंची या फुट हिल्स पे पहुंची, तो नदी की गति धीमे धीमे क्या होना शुरू हो जाएगी? नदी की गतियां धीमे धीमे स्लो होना शुरू हो जाती है, मंद होना शुरू हो जाती है। और धीमे धीमे जब नदी धीमे स्लो होने शुरू होगी तो ये इन अवसादों का क्या करना शुरू कर देगी? इन अवसादों का निक्षेपण करना शुरू कर देगी। क्या कर देगी? निक्षेपण करना शुरू कर देगी। अब दो चीजों का याद रखना, अवसाद और निक्षेपण। याद करो, ये परिभाषा कहीं मिली जुली सी लग रही है। हमने जब मैदानों की चर्चा करी थी, भारत के विशाल मैदानों की, तभी मैंने आपको बताया था कि अवसादों के निक्षेपण से, और मुख्यतः नदियां जो अवसाद लेके आती हैं उसके निक्षेपण से जिस भू आकृति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैदान। तो हम ये तो समझ चुके हैं कि ये मैदान क्या होता है। दूसरा जो शब्द था वो था तट। क्या था? तट। तो तट आपको कहां देखने को मिलेंगे? जो किसी सागर के पास में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारत का कौन सा तट हो जाएगा? तो आप कहोगे साहब ये तो है भारत का पूर्वी तट। इसी प्रकार ये जो है भारत का पश्चिमी तट है। तो भारत के पास दो तट है, पूर्वी और पश्चिमी तट। तो इस पूर्वी तट और पश्चिमी तट के निकट जिन मैदानों का निर्माण हो रहा होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम तटीय मैदान कहेंगे या कोस्टल प्लेन्स कहेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक और छोटी सी चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, उसके बाद हम लोग लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे। याद कीजिए, हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा था जिसे हमने बोला था वाटर डिवाइड लाइन। याद आ रहा है? जिसमें मैंने कहा था कि ऊपर से आने वाली अरावली, इधर विंध्याचल, सतपुरा और ये पश्चिमी घाट, ये शामिल है किसमें? ग्रेट वाटर डिवाइड लाइन ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसके पूर्व में
इस पश्चिमी घाट के पूर्व में जितनी भी नदियां हैं, इन सब का पानी कहाँ जाएगा? इन सब का पानी जाएगा बंगाल की खाड़ी में। और इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में जितनी भी नदियां हैं, इन सब का पानी कहाँ जाएगा? इन सब का पानी जाएगा अरब सागर में। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं। बस अगर ये बात क्लियर हो गई होगी तो अब हमारे लिए तटीय मैदान बहुत आसान हो जाएंगे समझने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन की अगर अपन बात करें, बेसिक सा इंट्रोडक्शन, दिस प्लेन इज 6000 किलोमीटर लॉन्ग, एक्सटेंडेड फ्रॉम कच्छ पेनिनसुला टू स्वर्ण रेखा रिवर। करीब 6000 किलोमीटर तक इनकी लंबाई आपको देखने को मिलती है। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स। सेडिमेंट का मतलब हिंदी में इन्हें कहा जाता है अवसाद, और डिपोजिशन का मतलब निक्षेपण। तो इन मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। और ये अवसादों का निक्षेपण किसने किया है? नदियों ने किया है, रिवर्स ने किया है। दिस प्लेन रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। ये तटीय मैदान दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। कौन कौन से? एक है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। यही तो हमने देखा था, अभी याद करो। कितने तटीय मैदान हो सकते हैं? एक जो तटीय मैदान जिनका निर्माण यहाँ हो रहा होगा, तो इनसे कौन से तटीय मैदान का हो गए? ये हो जाएंगे आपके लिए पश्चिमी तटीय मैदान, और ये आपके लिए हो जाएंगे पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, चला जाए आगे। कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन तटीय मैदानों की परिभाषा क्या है? इट इज अ फ्लैट। तो प्लेन का मतलब ही एक ऐसा होना चाहिए, वो एकदम समतल होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इस तरीके से भू आकृतियां नहीं होती है। फ्लैट लो लाइंग लैंड एडजेसेंट टू अ सी कोस्ट। तो हमें पता है सी कोस्ट के पास में है, तट के पास में, समुद्र के पास में है, इसलिए नाम क्या रखा गया है? कोस्टल रखा गया है। अ फॉल लाइन commonly marks the border between a coastal plain and a Piedmont area। तो एक पिडमॉन्ट एरिया और जो प्लेन एरिया है, जैसे कोस्टल प्लेन कह रहे हैं, मान लेते हैं ये वाला कोस्टल प्लेन है इस तरफ, और इस तरफ दूसरा एरिया है जिसे हम कह रहे हैं पिडमॉन्ट एरिया। ये पिडमॉन्ट एरिया, पिडमॉन्ट प्लेन, पेनी प्लेन क्या होते हैं, ये सब आगे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। इन दोनों के बीच में जो सीमा का जो निर्धारण हो रहा होगा, उस सीमा का नाम क्या है? उस बाउंड्री का नाम क्या है? उस बाउंड्री का नाम है फॉल लाइन। क्या नाम है? उस बाउंड्री का नाम है फॉल लाइन। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से भू प्रदेशों को, भौतिक प्रदेशों को ये तटीय मैदान घेरे हुए हैं, तो याद रखना जो पठारी वाला हिस्सा था, प्रायद्वीपीय पठार, उसमें भी डेक्कन का जो पठार था उसको घेरा हुआ है इन्होंने। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई ऑन आइदर साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पूर्वी और पश्चिमी तटों की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। दे एक्सटेंडेड अबाउट 6150 किलोमीटर फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। तो गुजरात से शुरू हो रहा, याद करो कहां से शुरू हो रहा? गुजरात से। गुजरात से शुरू होके पूरा प्रायद्वीपीय पठार को घेरता हुआ कहां पे पहुंच रहा है? बंगाल में पहुंच रहा है। तो ये काफी बड़ा हिस्सा कौन कवर कर रहा है? हमारे तटीय मैदान कवर कर रहे हैं। भारत की जो तटीय सीमा हमें पता है करीब 7500 किलोमीटर के आसपास है, और इसमें आपको कितने में मेनलैंड मिलेगा? 6100 किलोमीटर ऑफ मेनलैंड कोस्टलाइन अलोंग विद द अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। तो हमने देखा था 7500 किलोमीटर में कुछ हिस्सा भारत के मेनलैंड का है और कुछ हिस्सा अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप का आपको देखने को मिलेगा। कोस्टल प्लेन के बारे में और अगर अपन बात करें, द स्ट्रेट एंड द रेगुलर कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड। अब क्या हुआ इस बात को समझो कि भारत की जो प्लेट है वो आगे बढ़ रही है और किससे जाके टकराएगी? यूरेशियन प्लेट से टकराएगी। जब जैसे ये प्लेट टकराए, कोई भी चीज टकराएगी तो क्या होगा यहाँ पे? या तो कुछ हिस्सा टूट जाएगा या उसमें क्रैक आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये मेरा जो थंब है, जो अंगूठा है, ये क्रैक आ गया यहाँ पे, और धीमे धीमे जब और आगे बढ़ रही है तो ये क्रैक आके ये वाला हिस्सा क्या हो गया? अलग हो गया है। अब सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा है। ठीक है, अब समझिए कि पहले वेट बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब क्या हुआ? वेट का डिस्ट्रीब्यूशन मिसमैनेज हो गया। पहले ये हिस्सा यहाँ था तो वेट बराबर है, अब जैसे ये हिस्सा पानी के नीचे गया वेट का डिसबैलेंस हो गया है। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? जिस तरफ से
क्रैक होके जो जमीन के पानी के अंदर गया ये ऊपर उठ जाएगा और दूसरी तरफ का जो इलाका है वो नीचे हो जाएगा। तो हमारे जो कोस्टल एरिया भी अगर आप देखोगे, या मैंने आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी बताया था कि पश्चिमी घाटों की ऊंचाई ज्यादा है और पूर्वी घाटों की ऊंचाई कम है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो द स्ट्रेट एंड द रेगुलर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ द फॉल्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड ड्यूरिंग द, ये कब हो रहा है, क्रिटेशियस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया टचेस 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, कितने, 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टच करती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये यूनियन टेरिटरीज लिखा है, अब आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा ये 13 ही हैं या ज्यादा है या कम हो गई हैं। क्यों मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में करीब 2-3 साल पहले कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का नाम क्या कर दिया था हमने, साथ में क्लब कर दिया था, उन दो केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ हमने जोड़ दिया था। इसलिए मैंने चला कि ये नंबर रैंडम लिखा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या सही नंबर है या गलत नंबर है। द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स आर अलोंग द अरेबियन सी वेयर एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड अलोंग द बे ऑफ बंगाल। अभी हमने देखा भाई अरब सागर वाला इलाका, वहां पे पश्चिमी तटीय मैदान आपको देखने को मिलेंगे, जबकि बंगाल की खाड़ी की तरफ हमें पूर्वी तटीय मैदान आपको देखने को मिलेंगे। और दो भागों में हमने इनको विभाजित किया है, एक है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। तो हम कह रहे थे गुजरात से लेके कहां तक, पश्चिम बंगाल तक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहा पूरा गुजरात वाला, गुजरात से लेके ये वाला जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन से मैदान आपको देखने को मिलेंगे, ये हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और ये वाला जो इलाका है ये है आपके पूर्वी तटीय मैदान। अच्छा, अगर पश्चिमी तटीय मैदानों की बात कर लिए हैं तो इनको 4 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, कच्छ या काठियावाड़, ये दोनों एक साथ हम लोग लेते हैं, कच्छ और काठियावाड़ के मैदान, दूसरा है कोंकण के मैदान, तीसरा है मालाबार कोस्ट। ठीक है, कच्छ एंड काठियावाड़, कोंकण और मालाबार। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो उड़ीसा वाला इलाका है इसको कहा जाता है उत्कल मैदान। क्या कहा जाता है, उत्कल मैदान इन्हें कहा जाता है। याद करो, जब हम नेशनल एंथम बोलते हैं तो नेशनल एंथम में भी नाम आता है ना उत्कल, तो वो इसी वाले इलाके को हम लोग रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको उत्तरी सरकार, यहाँ पे कोरोमंडल तट आपको देखने को मिलता है। याद रखना, मालाबार जो तट है ये पश्चिमी जो हिस्सा है उसका भाग है, और कोरोमंडल जो तट है ये पूर्वी हिस्से का पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा भी है मैप, तो मैंने इसमें स्टेट भी बता दिए हैं आपको, ताकि जो क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट स्लाइड में पूछा था वो आप यहाँ से क्लियर कर सको। ठीक है, तो अगर आप देखना इसको और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो चीज 13 जो लिखा था नंबर वो सही है या गलत है। वेस्ट कोस्ट की अगर अपन बात करें तो वेस्ट कोस्ट की पश्चिमी तटीय मैदानों की अगर अपन बात करें, द वेस्ट कोस्ट स्ट्रिप एक्सटेंड फ्रॉम द गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी जो कहाँ मिलेगी आपको, गुजरात में देखने को मिलेगी, इन द नॉर्थ टू द केप कैमोरिन, या जिसे कहा जाता है कन्याकुमारी। तो कहां से कहां तक, खंबात की खाड़ी से लेके कन्याकुमारी तक आपको ये वाला जो हिस्सा देखने को मिलता है भारत का, ये कौन सा हिस्सा है, ये पश्चिमी तटीय मैदानों का हिस्सा है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी रेंजिंग फ्रॉम 50 टू 100 किलोमीटर्स। अब ये कह रहा है कि साहब जो आपके पश्चिमी तटीय मैदान है ना, ये काफी नैरो स्ट्रिप है, काफी पतले आपको देखने को मिलेंगे। क्यों पतले आपको देखने को मिलेंगे इसको समझना। यहाँ पे आपके ये हैं आपके कौन से घाट हैं, तो आप कहोगे साहब ये तो है आपके पश्चिमी घाट। कौन से घाट है, पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट के पास में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरब सागर। क्या देखने को मिलेगा, अरब सागर देखने को मिलता है। ये इनके मध्य वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका, इसकी अगर आप चौड़ाई की बात करोगे, जिन्हें हम कह रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान, तो ये कितने देखने को मिलेंगे, केवल 50 से लेके 100 किलोमीटर तक के मैदान है। तो काफी नैरो स्ट्रिप है, काफी पतले मैदान हैं। It extends from Gujarat in the north and extend through the Maharashtra, गोवा, कर्नाटका, केरला और लास्ट में कन्याकुमारी तमिलनाडु में पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर में तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, गुजरात गल्फ ऑफ खंबात से शुरू होता है और लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, यहाँ पे जिसे कन्याकुमारी, तमिलनाडु का दक्षिणी जो हिस्सा है कन्याकुमारी हम जिसको कह रहे हैं। तो ये गुजरात, गुजरात के नीचे आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा गोवा,
ये मिलेगा आपको कर्नाटका, केरला और यहाँ पे तमिलनाडु। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान आपको देखने को मिलेंगे। अब पश्चिमी तटीय मैदानों के कुछ हिस्से जो हमको पढ़ने हैं, सबसे पहले द कोंकण कोस्ट। अगर बात करें नॉर्थ से साउथ की, तो कोंकण कोस्ट, कर्नाटक कोस्ट, केरल कोस्ट, और इससे ऊपर अगर अपन बात करें तो हम उसको बोलते हैं कच्छ और काठियावाड़ का coast. Mostly originate in the western Ghat, the rivers are fast flowing, usually perennial and empty into estuaries. अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और यहीं से मुख्य परीक्षा में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था। अब क्या है, इस बात को समझिएगा, ये हमारे मान लेते हैं पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। और यहां पे जाने के बाद क्या आ गया है, अरब सागर आ गया, ठीक है। यहां पे नदियां कुछ इस तरीके से बह रही होगी, भाई यहां से नदी निकली, यहां पे पहुंची, और नदी कहां गिर जा रही है, अरब सागर में गिर जा रही है। इस जहां पे नदी किसी सागर से या किसी बड़ी नदी से मिलती है, इसे नदी का हम क्या कहते हैं, नदी का कहा जाता है मुहाना। क्या ये, नदी का मुहाना। अब नदी का जब भी मुहाना बनता है तो यहाँ पे मुख्यतः दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, या तो एस्चुरी या जिसे कहा जाता है नदमुख, या डेल्टा। क्या मिलेगा, नदमुख या डेल्टा, एस्चुरी या डेल्टा आपको देखने को मिलेगा। आपने नाम सुना होगा सुंदरवन डेल्टा का, जो काम गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलकर डेल्टा बनाती हैं, उसका नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा है। और वो कौन से तटीय मैदानों में मिलेगा, पश्चिमी या पूर्वी में, तो आपको पता है कि भाई पश्चिम बंगाल में बनता है, तो वो तो पूर्वी जो हिस्सा है हमारा, पूर्वी तटीय मैदान, वहां आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदानों में हमको डेल्टा देखने को नहीं मिलते, हमको क्या देखने को मिलते हैं, नदमुख देखने को मिलते हैं, एस्चुरी देखने को मिलते हैं। अब आप पूछो कि साहब ऐसा यहाँ पे क्या है, तो याद करो अभी हमने ये चीज देखी थी कि भाई ये वाले जो तटीय मैदान है काफी नैरो हैं, क्या है, नैरो हैं, याद करना फिर से। और इसकी हमने जो चौड़ाई बताई थी वो 90 से 100 किलोमीटर बताई थी, आ रही चीजें। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि भाई पश्चिमी घाटों की ऊंचाई ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ये ऊंचाई ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, पूर्वी जो घाट है हमारे उसके कंपैरिजन में। इसका मतलब नदी जब यहां से नीचे गिरेगी, नदी जब नीचे जा रही होगी, तो नदी के पास क्या है, बहुत सारे अवसाद हैं, नदी के पास क्या है, बहुत सारे अवसादों की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। पहली चीज समझ में आई। जब नदी तेजी से, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, तेजी से जब नीचे जाएगी, इसका मतलब नदी के पास यहाँ पे इस समय क्या है, गति भी काफी ज्यादा है। अच्छा, नदी जितनी ज्यादा दूरी तय करेगी उतनी नदी की क्या हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। भाई क्या मिलेगा उसको, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो नदी जितना ज्यादा दूरी तय करेगी उतना धीमे धीमे नदी की स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। लेकिन यहाँ पे तो दूरी ही कितनी है, 50 से 100 किलोमीटर। इसका मतलब नदी की गति कम नहीं हो पा रही, क्या नहीं हो पा रही, नदी की गति कम नहीं हो पा रही। अगर नदी की गति कम नहीं होगी तो नदी क्या नहीं करेगी, नदी निक्षेपण नहीं कर सकती। अगर नदी के पास तीव्रता बहुत ज्यादा है और नदी की गति बहुत ज्यादा है तो नदी अवसादों का क्या नहीं कर सकती, निक्षेपण नहीं कर सकती। इसका मतलब यहां पे निक्षेपण बहुत कम मात्रा में होगा, निक्षेपण बहुत कम मात्रा में होगा, और नदी अपने अवसादों के साथ बहुत तेज गति से कहां चली जाएगी, अरब सागर में चली जाएगी। और डेल्टा जब कब बनता है, डेल्टा का निर्माण तभी हो सकता है जब नदी की क्या कम हो, गति बहुत कम हो, और नदी अवसादों का क्या करे, निक्षेपण करे। ना तो यहाँ पे नदी की गति कम है, ना ही नदी की गति कम है, इस वजह से नदी क्या नहीं कर पा रही, अवसादों का निक्षेपण भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको एस्चुरी बनती हुई देखने को मिलेंगी, यहाँ पे नदमुख बनते हुए देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, डेल्टा बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा। अगर यही मैदान जो हमारे तटीय मैदान है पश्चिमी हिस्से के, ये 50 से 100 किलोमीटर चौड़े ना होके ये 500 से 1000 किलोमीटर होते, तो हो सकता है यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते डेल्टा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बार बार यहाँ पे अवसादों का जिक्र हो रहा है, किसका जिक्र हो रहा है, अवसादों का जिक्र हो रहा है। अब कोई नदी जो इस प्रायद्वीपीय पठार से बह के आई और इस पश्चिमी घाट से नीचे गिरी, प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, तो हमें पता है कि साहब यहाँ पे तो कुछ लावा से संबंधित कुछ बातें हमने करी थी।
यहाँ की जो चट्टानें हैं वो काफी कठोर हैं। चट्टानें कठोर हैं इसका मतलब अपक्षय और अपर्दन बहुत कम होगा, अपक्षय अपर्दन कम होगा, अवसाद कम होंगे। और कम अवसादों के साथ भी नदी तेज गति से आई और कहां चली गई, सीधे अरब सागर में चली गई। तो नदी क्या नहीं बना पा रही, नदी डेल्टा नहीं बना पा रही, क्या बना पा रही है, नदमुख बना पा रही है। तो ये लिखा हुआ है मोस्टली ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट्स द रिवर्स आर फास्ट फ्लोइंग, बहुत तेज गति से चल रही हैं। यूजुअली पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब है मानसूनी नदियां। भाई यहाँ पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं कि हमेशा आपको नदी देखने को मिले, तो जो स्रोत है नदी के पानी का वो क्या है, मानसून है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बार 12 महीने आपको नदी देखने को मिलेगी, बीच बीच में सूख जाती हैं। एंड एम्प्टी इनटू एस्चुरी, मेजर रिवर्स फ्लोइंग इनटू द सी आर, कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखिएगा, ताप्ती, नर्मदा, मांडवी। यहां से यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछा है, मांडवी। Veranda IAS, where your dream becomes reality.